अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। अब हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं एमडी कैट प्लस नम्स के अंदर। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आपका पहला जो टेस्ट है वो आज लिया जाएगा। और टेस्ट जो है वो आपका एंट्री टेस्ट के पैटर्न पे लिया जाएगा, जिसमें सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज होंगे और आपने मुकम्मल एंट्री टेस्ट के पैटर्न पे वो जो टेस्ट है वो सॉल्व करना है। इसमें बायो के एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, फिजिक्स के एमसीक्यूज और इंग्लिश के एमसीक्यूज भी उसी के अंदर टेस्ट के अंदर शामिल होंगे। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप एंट्री टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं। जैसे एंट्री टेस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज नहीं होते, ऐसे ही जो है वो क्या नाम है, आपके टेस्ट के अंदर भी एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज नहीं होंगे बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज होंगे। पिछला लेक्चर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, लेकिन वो रिजॉल्व कर ली गई हैं। ठीक है, आपको पता है ना पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। सो आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे लिपिड्स को। लिपिड्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हेट्रोजीनियस हैं और हाइड्रोफोबिक भी हैं। इनके अंदर हम डिटेल से जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने आ जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है टेस्ट के हवाले से, कोई बात पूछनी है तो हम मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू today's test then you can ask me। hurry up students। जिन बच्चों ने सलाम किया इनको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। ठीक है सर, बायो के कितने एमसीक्यूज होंगे बेटे? 30 एमसीक्यूज होंगे, 30 होंगे जी सबके। ठीक है, आगे वाले जो टेस्ट होंगे उसमें इंशाल्लाह हम बढ़ा भी देंगे, सो आप परेशान ना हो। फिलहाल आप 30 एमसीक्यूज से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह आने वाले टेस्टों में और ज़्यादा एमसीक्यूज बढ़ाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है जी, टोटल एमसीक्यूज आपके 30 के हिसाब से ना, 30 और इंग्लिश के मेरे ख्याल थोड़े कम होंगे। ठीक है, टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती, टाइमिंग जो है वही होगी, सो टाइमिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जल्द अज जल्द जो है वो टेस्ट को सॉल्व कर लें। ठीक है, अगर आपको मैं इंग्लिश के अगर 10 एमसीक्यूज हुए, क्योंकि इंग्लिश का लेक्चर आज आपका मेरा ख्याल है और डिस्ट्रैक्ट हो गया, इंग्लिश के आपको बता देने थे। 100 एमसीक्यूज का मेरे ख्याल में पैटर्न है, क्योंकि इंग्लिश के मुझे नहीं पता, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 30 होंगे। अगर एमसीक्यूज इंग्लिश के 10 हैं तो ये 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा और इसके लिए आपको घंटा दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे में आपने 100 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम 90 मिनट नहीं, मैं 60 मिनट करवाने लगा हूँ, ये बात नोट कर लें। मैं टाइम चेंज करवा के 60 मिनट्स करवा दूंगा। ठीक है, 2 घंटे का मतलब ये है कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका 60 मिनट के बाद टाइम ख़त्म हो जाएगा। वो 2 घंटे 6 से 8 का मतलब है आप इस दौरान टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। हो सकता है बीच में खाना भी खाना हो, नमाज पढ़नी हो, तो आप 6 बजे ना शुरू करें, आप 6:30 शुरू करते हैं तो 7:30 तक टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप 7 बजे शुरू करेंगे तो 8 बजे टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप 6:20 पे टाइम शुरू करेंगे तो आपका 7:20 पे टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है, वो 2 घंटे अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए गए हैं। डैश आर फ्लैटेंड वेसिकल्स विच अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटर ग्रेना। चलें, इसका आंसर है थाइलाकॉइड्स। 60 कम है तो फिर 90 ठीक है। चलें जी, ठीक है बच्चों, अगर 60 आपको कम लग रहे हैं तो फिर हम ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, 60 कम है, ठीक है, तो 90 कर लेंगे। चलें जी, ठीक है जी, नहीं करवाते 60, 90 रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, 100 तो किसी सूरत भी नहीं हो सकते, 100 से आपकी प्रैक्टिस नहीं होनी। सर टेस्ट खुद ब खुद शुरू होता है, खुद ब खुद शुरू नहीं होता, अपीयर हो जाता है। शुरू जब आप स्टार्ट करेंगे उसी वक्त ही होगा।
और ये उसके 90 मिनट के बाद वो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। ऊपर टाइम लिखा भी आ रहा होगा कि आपका टेस्ट इतने बजे जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फोकस करेंगे आज के टॉपिक पे। कुछ जो है ना वो आपके एमसीक्यूज हैं। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि इसमें एक तरह के यूनिट्स नहीं होते, एक तरह के यूनिट्स नहीं होते, इसमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो यूनिट्स होते हैं। और याद रखें ये पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दे आर हाइड्रोफोबिक। दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन पानी और फोबिक मीन ये नफरत करते, मीन उसको अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। सर व्हाट इज एरगट? एरगट फंजाई को बोलते हैं। ठीक है, राय के जो दाने होते हैं ना उसके पौधे को लगती है एरगट। हाइड्रोफोबिक होते हैं और पानी में सॉल्युबल नहीं होते। पानी में सॉल्युबल नहीं होते, सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बच्चों आप सबको पता है, अल्कोहल्स होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, एंटी बेंजीन होती है, ईथर होते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर लिपिड्स जो हैं वो हल हो जाते हैं। ठीक है जी, कुछ इसके मेन फंक्शंस हैं, कुछ इसके मेन फंक्शंस हैं जो आपने पढ़े थे। दे आर दी पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स। दे आर दी पार्ट ऑफ, सारे एमसीक्यूज में आपको लिखवा रहा हूं पॉइंट्स की सूरत में। दे प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट भी आपको 1 ग्राम दिया जाए, लिपिड भी आपको 1 ग्राम दिया जाए, तो लिपिड आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा। इसकी रीजन क्या है? इसके अंदर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो ज्यादा है। कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो है ना वो ज्यादा होते हैं। और आपको पता है CH बॉन्ड इज वेरी वेरी एनर्जेटिक बॉन्ड, इस वजह से ये ज्यादा होता है। उसके अलावा लिपिड्स का फायदा इंसुलेशन है, इंसुलेशन है वैक्स की फॉर्म में, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, वैक्स क्यूटिकल वगैरह ये इंसुलेशन प्रोटेक्शन वगैरह कर रही होती हैं। टेस्ट कितने बजे शुरू होना है? 6 बजे शुरू होना है। ठीक है जी, चलें तो ये बातें मैंने आपको बता दी। क्यूटिकल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पत्तों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल। उस क्यूटिकल के अंदर जो लिपिड मौजूद होता है उसको हम क्यूटिन कहते हैं और वैक्स कहते हैं। ये दो तरह के लिपिड जो है ना क्यूटिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा वैक्स जो है ना ये इंसेक्ट्स के अंदर भी होती है, वहां पे भी ये प्रोटेक्शन वगैरह दे रही होती है इंसेक्ट्स को। याद रखें क्यूटिकल के अंदर एक लिपिड क्यूटिन होती है और एक जो है ना वैक्स होता है। दोनों चीजें क्यूटिकल का हिस्सा होती हैं। इससे पानी का लॉस भी बचता है, इंसुलेशन भी होती है, साथ में प्रोटेक्शन भी होती है। मतलब आज टेस्ट लाजमी होगा जी, लाजमी होगा। चलें अब इस तरह के कमेंट्स बंद कर दें। अब जो है फौरन हमारे टॉपिक के ऊपर फोकस करें। एग्जाम्पल्स साथ साथ होती रहेंगी, क्लासेस जो है ना मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास लिपिड की एसाइल ग्लिसरॉल है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एसाइल ग्लिसरॉल के अलावा वैक्सीज भी इंपॉर्टेंट क्लास है। वैक्सीज के अलावा मेम्ब्रेन वाले जो लिपिड्स हैं उनको हम फॉस्फोलिपिड्स भी कहते हैं। और उसके अलावा टर्पीनॉइड्स भी हैं। टर्पीनॉइड्स के अलावा ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन में होते हैं। और ग्लाइकोलिपिड के अलावा स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। स्फिंगोलिपिड्स भी होते हैं और बेतहाशा लिपिड्स होते हैं जिनको हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो आप जो है ना ये देख लें। सर पहले 2 फंक्शन रिपीट कर दें यार। जो हमने सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ा था उसके अंदर लिपिड होते हैं कि नहीं होते? स्ट्रक्चर पढ़ा था, लिपिड होते हैं और वही लिपिड मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप लोग लिपिड्स खाते हैं, मसलन आप
देसी घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इतनी आसान सी चीजें सी। आप एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान किया करें कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, चलें जी। क्लासेस में सबसे पहली क्लास के स्ट्रक्चर को बनाना सीखते हैं। बनाना आएगा तो इंशाल्लाह हम सारे एमसीक्यूज को हल कर पाएंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी असाइल ग्लिसरॉल। असाइल ग्लिसरॉल के अंदर आपको मैं सबसे पहले एक एमसीक्यू बताता हूं जी। एमसीक्यू जो है असाइल ग्लिसरॉल के अंदर प्रिंसिपल फॉलोड in the synthesis of acyl glycerols is, तो आपके पास अल्फा है, अल्फा आपके पास है डीकॉन्डेंसेशन, बीटा है अल्काइलेशन, चार्ली है एस्टेरिफिकेशन और डेल्टा है आपके पास ऑल ऑफ दीज। चलें जी। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा जी इसका? हाँ जी, क्या आंसर होगा? एसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस के अंदर कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है? सो बच्चों आप लोगों को पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब है ईस्टर बनना। और ईस्टर हमेशा कब बनता है? ईस्टर इज फॉर्म्ड बाय, या ईस्टर फॉर्मेशन जब भी होती है दो तरीकों से होती है। ईस्टर फॉर्मेशन कैसे कैसे होगी जी? जब एक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो यकीनन ईस्टर बनेगा, और वही ईस्टर हमारा इसाइल ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, इसका एक आपकी बुक में रिएक्शन भी लिखा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल वो लिखने की ज़रूरत है, कि जब आपका इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इथाइल एसीटेट बनता है, जो कि एक ईस्टर है। वो ईस्टर है, वही प्रिंसिपल हमने इस्तेमाल करना है इसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस के अंदर। हाँ जी, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है जी? वाई देयर इज नॉट डाइजेस्टिव, कौन डाइजेस्ट नहीं होता बेटे, उसका नाम बताएं। चलें जी, ये भी आपको पता चल गया जी। इसाइल ग्लिसरॉल के अंदर जो प्रिंसिपल यूज होगा वो स्टेरिफिकेशन है। मीन ईस्टर बनेगा ही बनेगा, ईस्टर बनेगा ही बनेगा। लें जी, इसकी एग्जांपल नोट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉडी फैट। जो लोग मोटे होते हैं ना, माशाल्लाह बबलू की तरह, उनके मोटापे के पीछे जिस लिपिड का हाथ है ना बच्चों, वो कौन है? ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल है। ठीक है, जो आप में से मोटा है वो आज ये नहीं कहेगा कि जिन्हें मैं मोटा हूं मेरे अंदर चर्बी है ना, वो चर्बी नहीं कहेगा, वो कहेगा बच्चों मेरे अंदर क्या है जी? ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल। ये चर्बी एक लिपिड है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो लिपिड होता है बच्चों वो ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल है। इसी का दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज, अगर मैंने ये लिखा बच्चे फिर परेशान होंगे, सेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होता, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड, और इसी को हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। दो नाम है बच्चों इसके। अब हम बनाना सीखते हैं। मेन चीज क्या है जी? बनाना खाने वाला बनाना नहीं खाने वाला बनाना नहीं है, ठीक है जी। ये बनाना यानी सिंथेसिस, हम इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, एप्पल नहीं सीखना, बनाना सीखना है। ट्राई एसाइल का मतलब बच्चों क्या है? 3 एसिड्स होंगे। एसाइल वर्ड एसिड के लिए होता है। 3 क्या होंगे? एसिड्स। 3 एसिड्स होंगे। सो मैं यहां लिख देता हूं, जब भी आपका एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा, क्यों बच्चों? ये देखें, डब्बा डायग्राम बनाएं, उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने किस तरह एक्चुअल डायग्राम बनानी है। एक मॉलिक्यूल आपने बनाना है ग्लिसरॉल का,
एक मॉलिक्यूल आपने बनाना है जी ग्लिसरॉल का। ये ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है। ग्लिसरॉल का मतलब ग्लिसरॉल है, ये अल्कोहल है, स्पेशल अल्कोहल है। बताता हूं कैसी होती है। और 3 इसके साथ फैटी एसिड होंगे। कार्बन 1 के साथ फैटी एसिड नंबर 1, कार्बन नंबर 2 के साथ फैटी एसिड नंबर 2 लगा होगा, फैटी एसिड नंबर 2, और कार्बन नंबर 3 के साथ बच्चों फैटी एसिड नंबर 3 लगा होगा। ये डब्बा डायग्राम है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल कहां पे देखो 3 फैटी एसिड हैं, 3 फैटी एसिड्स हैं और एक ग्लिसरॉल है। 3 फैटी एसिड प्लस एक ग्लिसरॉल इज इक्वल टू ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। सो इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें। अब बनाना सिखाते हैं आपको। एप्पल नहीं सीखना बच्चों, बनाना सीखना है। बनाने के लिए एसाइल ग्लिसरॉल को सबसे पहले ग्लिसरॉल बनाओ। ग्लिसरॉल बनाने का तरीका यह है कि पहले 3 कार्बन ड्रॉ करो। ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन अल्कोहल और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। बाकी की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन लगा के बच्चों पूरी कर दो, 4-4 पूरी कर दो। ये हमारे पास तैयार है ग्लिसरॉल अंकल। दिस इज द ग्लिसरॉल अंकल। अब इसके हर कार्बन के साथ एक एक फैटी एसिड हमने ड्रॉ करना है। सो पहला फैटी एसिड जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे आर ग्रुप, सी के पास डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच। ये पहला फैटी एसिड। इसको हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। कार्बन नंबर 2 के सामने दूसरा फैटी एसिड, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा फैटी एसिड कार्बन नंबर 3 के सामने। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। अब मेरा नहीं ख्याल आप परेशान होंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि क्या होना है। सबको पता चल गया कि एक तरफ से H निकलेगा और दूसरी तरफ से OH निकलेगा। एक तरफ से H, दूसरी तरफ से OH, एक तरफ से H, दूसरी तरफ से। तो MCQs में याद रखें, OH देगा ग्लिसरॉल और हाइड्रोजन देगा एसिड, फैटी एसिड। कौन क्या देगा ये भी आपने बताना है। सो एक पानी निकला, एक पानी निकला, दूसरा पानी निकल गया, तीसरा पानी भी निकल गया। जब 3 पानी के मॉलिक्यूल निकल गए, पीछे ऑक्सीजन बची। ऑक्सीजन की मदद से आपने जोड़ दिया कार्बन्स को। दिस इज द एस्टेरिफिकेशन। इस बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये सारे बॉन्ड कौन से हैं? दीज आर ईस्टर बॉन्ड। ये आपके पास तैयार है, ठीक है। इसको आपने यहां पे प्रोडक्ट के तौर पे लिखना है, प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देने हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल कहां बनाए? यहां बना देते हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पे आपने पूरी प्रोडक्ट बनानी है जिसका नाम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, बॉन्ड्स तोड़कर जोड़ने के बाद। COH, ये COH का कितना सही मेथड है प्लीज हैं। ये क्या लिखा हुआ बेटे? COH, ये CHO, काइंडली सही मेथड है बेटा। इसमें कोई सही कोई गलत नहीं है, दोनों ठीक है, ठीक है। आपकी अपनी आसानी है। आप HO भी लिख सकते हैं, OH भी लिख सकते हैं। देयर इज नो क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या था। एक्चुअल में आप सही कह रहे हैं, ये ऐसे बॉन्ड होता है, लेकिन आपकी मर्जी। आप जब इसको इकट्ठा बनाएं तो आप OH लिख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ MCQs की प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ आपने कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। HO भी लिख सकते हैं, OH भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। सो ट्राइग्लिसराइड बन गया भाई, ठीक है। ले जी, अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। ग्लिसरॉल को मैंने आपको बताया, ग्लिसरॉल के बारे में क्या चीजें, बट वाटर बनना चाहिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लिसरॉल के बारे में मेन पॉइंट्स याद रखें। ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन वाली अल्कोहल है, 3 कार्बन वाली अल्कोहल है, और हर कार्बन पे 3 हर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच कार्बन, और हर कार्बन के साथ एक फैटी एसिड लगता है। ये तो हमें बता दिया बच्चों ग्लिसरॉल के बारे में। मेन रोल है तो फैटी एसिड्स का है,
मेन रोल है किसके है? फैटी एसिड्स को एक्सप्लेन करना है। सर लिपिड को कौन से टेस्ट से आइडेंटिफाई करते हैं वो भी बताएंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, फैटी एसिड्स की हम डिस्कशन कर रहे थे कि ग्लिसरॉल के बारे में तो हमें पता है, लेकिन फैटी एसिड में तो मैंने सिर्फ आर लगाया था ना, आर चेंज होता जाएगा, फैटी एसिड चेंज होता जाएगा। फैटी एसिड्स में आमतौर पर जो असाइल ग्लिसरॉल बनाने में इस्तेमाल होते हैं ना फैटी एसिड्स, वो कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 30 तक इस्तेमाल हो सकते हैं, और यकीनन इनमें जो कार्बन नंबर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, ये कन्फर्म है, लाजमी है। मीन कार्बन 2 वाला फैटी एसिड इस्तेमाल होगा, कार्बन 3 वाला नहीं होगा, 4 वाला भी इसाइल ग्लिसरॉल बनाएगा, 6 वाला भी बनाएगा, 8 वाला भी बनाएगा, 25 वाला नहीं बनाएगा, 21 वाला नहीं बनाएगा। कुछ हम फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स याद करते हैं। याद करने से पहले हम इनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली इनकी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। इनको समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं। CH3COOH ये एक फैटी एसिड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसकी नंबरिंग करेंगे बच्चों, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको कार्बन 1 करार देंगे, और इसके साथ वाली को कार्बन 2। 2 कार्बन वाला फैटी एसिड एसिटिक एसिड है। 4 वाला ड्रॉ करते हैं जी, COOH, उसके बाद CH2, फिर CH2, ये दरमियान में हमेशा CH2 ही आते हैं। जब भी आप चेन बनाते हैं तो दरमियान में CH2 और एंड पे CH3 आता है। क्यों? उसकी रीजन सुन लें। अगर हम खोल कर ड्रॉ करें स्ट्रक्चर, CH3 ये नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा, CH2, नेक्स्ट कार्बन CH2, नेक्स्ट कार्बन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। ये देखें, ये पूरा CH3 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है। जब भी आप कंडेंस करके फॉर्मूला लिखेंगे तो आखिरी वाला जो कार्बन होगा वो CH3 होगा बच्चों, और बीच में CH2 होंगे, एंड पे COOH। सो कार्बन 1 यहां से स्टार्ट करेंगे आप। दिस इज द ब्यूटायरिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ना, ये आम वाइनेगर के अंदर पाया जाता है, ये भी लिख लें, आपको पता होना चाहिए। ब्यूटारिक एसिड आमतौर पर बटर के अंदर पाया जाता है, मक्खन के अंदर। मक्खन जो आप खाते हैं, कुछ लोग खाते होंगे, कुछ लोग नहीं खाते होंगे, ये मक्खन के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा अगर मैं आपके सामने नेक्स्ट पाल्मिटिक एसिड बनाऊं, पाल्मिटिक एसिड COOH, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और ये चलती जाएगी कार्बन नंबर आखिरी 16। ये बहुत लंबी चेन है, इसका नाम बच्चों पाल्मिटिक एसिड है। 16 कार्बन वाला ये फैटी एसिड है, और ये आपको मिलता है पाम ट्री से मिलता है। ठीक है जी, पाम ट्री जो है उस ट्री से हमें बहुत ज़्यादा पाल्मिटिक एसिड मिलता है, पाम ट्री। उसके अलावा आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किए हैं। सबसे छोटी चेन एसिटिक एसिड की है, उससे बड़ी चेन ब्यूटारिक एसिड की है, और सबसे बड़ी चेन पाल्मिटिक एसिड की है। जैसे जैसे चेन लंबी होती चली जाएगी, इनकी सॉल्युबिलिटी और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखें 2 है, 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 16 कार्बन है। लिख देते हैं, C2 है, ये C4 तक है, और ये वाला C16 तक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स अगर आप याद करें, सबसे इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड का आपको मिलेगा 16 राउंड अबाउट, और आपकी बुक में ब्यूटारिक एसिड का लिखा हुआ -8 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, -8 लिखा हुआ है, और पाल्मिटिक एसिड का लिखा हुआ है 63.1 डिग्री
इसका मतलब है देखें ये 4 कार्बन वाली चेन है तो मेल्टिंग पॉइंट माइनस में है, ये 16 कार्बन वाली चेन है तो मेल्टिंग पॉइंट कितना बढ़ गया। सो सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सॉल्युबल पानी में नहीं होंगे, ये सॉल्युबल किस चीज में है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर है। मैंने पहले भी बताया है पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है जी। सर बैटरी मत चेंज कीजिएगा, क्यों नहीं चेंज करनी भाई, टेम्परेचर बता दिया बच्चों। चलें, ब्यूटारिक में -8 उसकी चेन छोटी है, ठीक है। नहीं बेटे अभी सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, टॉपिक के अलावा क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है जी। जिसकी चेन छोटी है इसी तरह हम देखते हैं ना, ये जो मक्खन है, ये जो मक्खन है, मक्खन आपको थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में मिलता है, बैटरी मक्खन थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होता है, बाद में पिघलता है जाके, क्योंकि उसका जो नहीं जो ये पाल्मिटिक एसिड वाले जो लिपिड्स होते हैं ना पाम ट्री, ये थोड़े से हार्ड होते हैं, बाद में जाके मेल्ट होते हैं, ठीक है। बटर वगैरह जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। सो -8 और इसका जो है ना वो 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। चलें अब इसकी टाइप्स पे चलते हैं, टाइप्स पे। टाइप्स बताने के लिए देखें आप कितने काले हो रहे हैं, टाइप्स बता तो रहा हूं, अभी चलते हैं टाइप्स पे। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डिफरेंसेस लिखवा रहा हूं, लिखते चले जाएं, ठीक है जी। ये फैट्स नहीं है, ये फैटी एसिड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन फैट्स, दे आर प्रेजेंट इन लिपिड, दे आर नॉट फैट्स। ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये फैटी एसिड्स हैं, ये फैट्स नहीं है। चलें जी एक्सप्लेन करते हैं। सैचुरेट में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और अनसैचो में अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एमसीक्यूज याद करते जाएं, जल्दी जल्दी साथ साथ ही याद करते जाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं बच्चों। इनमें आमतौर पर ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर आमतौर पर सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं आमतौर पर रूम टेम्परेचर पे, और अनसैचो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं आमतौर पर अनसैचो के। सो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। उसके अलावा और क्या फर्क करेंगे हम इनके अंदर, इनकी चेन्स आमतौर पर स्ट्रेट होती हैं, जबकि इनकी चेन ब्रांच्ड या समटाइम रिंग भी बना देती हैं। सैचुरेटेड हमें आमतौर पर एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे चर्बी है, चर्बी हमें एनिमल सोर्स से मिलती है, एनिमल सोर्स से मिलती है, और अनसैचो हमें प्लांट की सोर्स से मिलते हैं, बिकॉज दे आर ऑयल्स, दे आर ऑयल, प्लांट सोर्सेज से हमें मिलते हैं। इनको हम आमतौर पर फैट्स कहते हैं, जिनके अंदर ये वाले फैटी एसिड्स होते हैं उनको फैट्स कहते हैं। प्रेजेंट इन फैट्स, नॉट फैट्स, प्रेजेंट इन फैट्स, दे आर प्रेजेंट इन फैट्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑयल, यानी ऑयल्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। लें जी सर फिर कार्बन 2 भी तो छोटी चेन है, वो क्यों पॉजिटिव में? देखिए केमिस्ट्री नहीं खोलने हमने, जनरल चीजें, जनरली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखिए हम कहते हैं ना आई के साथ जो है सबके साथ विल लगता है, आई और वी के साथ शेल लगता है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम केमिस्ट्री में नहीं खोल रहे, ठीक है। ब्यूटेरिक का मेल्टिंग पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेटे नहीं है पॉजिटिव, अब क्या करें, जिन्होंने ये रिसर्च की उनको गोली मार देते हैं जाके, ठीक है। लें जी अनसैचो की एग्जांपल लिखते हैं जी। अनसैचो की एग्जांपल बड़ी प्यारी आपको मैं बना के देता हूं, सारे कार्बन ड्रॉ नहीं करेंगे, 18 कार्बन वाला ये फैटी एसिड है। कार्बन 1 से इसको लिखना शुरू करेंगे, कार्बन 1 से, कार्बन 1 के साथ
कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, फिर कार्बन 2 है, फिर कार्बन 3 है, फिर कार्बन 4 है, फिर कार्बन 5 है, कार्बन 5 है। इसी तरह इसको आगे चलते चले जाएं तो आपको मिलेगा कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 9 और साथ ही डबल बॉन्ड मिलेगा, साथ आपको मिलेगा कार्बन नंबर 10 और 9 के दरमियान आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। फिर आप इसकी पूरी चेन कर लें, CH3 लास्ट वाला, कार्बन नंबर 18। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओलिक एसिड। इट इज प्रेजेंट इन ओलिव ऑयल, इट इज प्रेजेंट इन ओलिव ऑयल। जैतून के तेल के अंदर ओलिक एसिड प्रेजेंट होता है। चेक करें जरा आप, इसके कार्बन 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसको हाईलाइट करें, इंशाल्लाह आपको ये MCQ कभी नहीं भूलेगा। हाईलाइट कर लें, 9 और 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड आ गया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। ठीक है जी। पाल्मिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बेटा बुक में लिखा हुआ है, ओलिक एसिड का पाल्मिटिक से कम क्यों होता मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज ओलिक एसिड इज अनसैचो। ये मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, ये याद रखें, कभी भी ना भूलिएगा। ये देखें, अनसैचुरेटेड के मेल्टिंग पॉइंट्स कदरे लो होते हैं और सैचुरेटेड के कदरे हाई होते हैं। इसीलिए पाल्मिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपको 63 मिलेगा और जो आपको ओलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये आपको तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। ओलिक एसिड का 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों कम है? बिकॉज ये अनसैचुरेटेड है। अगर कम ना होते तो वो ऑयल कैसे होते? वो तो ठोस ही रहते, सख्त होते। ऑयल के भी सख्त होता है, मेल्ट होगा तो ऑयल बनेगा ना बच्चों, मेल्ट होगा तो ऑयल बनेगा। ये देखें, ये मेंशन कर दिया मैंने, मेल्ट ही नहीं होगा तो ऑयल। अब चर्बी है, चर्बी का अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई ना होता तो हम तो हाई टेम्परेचर पे पिघल जाते, हमारी चर्बी पिघल जाती। लेकिन आपको पता चर्बी किन की पिघलती है? जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और बहुत टेम्परेचर अपना हाई करते हैं, फिर जाके उनकी चर्बी पिघलती है। आम बंदे की चर्बी क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि आम टेम्परेचर पे चर्बी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वरना तो कोई मोटा ही ना होता। अगर सैचुरेटेड का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता तो कोई मोटा ही ना होता, सबकी चर्बी पिघली पिघलाई होती। और ऑयल्स का अगर लो ना होता तो ऑयल ही ना होते। क्यों बच्चों, समझ आ गई? ऑयल का अगर मेल्टिंग पॉइंट लो ना होता तो ऑयल ही ना होता, ऑयल सख्त होता। तोड़ रहे होते ऑयल को, हम जैसे बादाम तोड़ते हैं ना, ऐसे बादाम तोड़ रहे होते। वो मेल्ट हुआ है तो हमें ऑयल नसीब हो रहा है ना। ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर ऑयल्स का अल्लाह ताला मेल्टिंग पॉइंट कम ना रखता तो ऑयल भी हम तोड़ तोड़ के खा रहे होते। ऐसे ही है कि नहीं? लेकिन नहीं तोड़ना पड़ता, उनके बेचारे पहले ही मेल्ट हुए हैं, कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया? चलें जी, शुक्र है, बात समझ आई। ये अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें ना होती तो यकीन करें लाइफ ही पॉसिबल ना होती। हाई टेम्परेचर अल्लाह ने जिसका रखा वो भी बड़ा बेनिफिशियल, लो रखा वही बड़ा, वरना इनकी एग्जिस्टेंस ही ना होती। अगर ऑयल का भी टेम्परेचर हाई होता, इन वाले अनसैचुरेटेड का होता, तो ऑयल की एग्जिस्टेंस ही ना होती। और अगर चर्बी का लो होता तो चर्बी यानी फैट्स की एग्जिस्टेंस ना होती। सो दोनों का अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट फायदा है। ठीक है बच्चों, एमसीक्यूज में याद रखना है कि ओलिक एसिड के कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है। ओके, बाकी बच्चे बता दें क्लियर हो गया कि नहीं। सो ये फैटी एसिड्स हैं, ये फैट्स या ऑयल्स की जिक्र नहीं कर रहे। फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इंटर्न फैट्स के अंदर और ऑयल्स के अंदर। मतलब अगर एक सरसों का तेल है आपके पास, हम कहते हैं जी ये अनसैचुरेटेड है, ये ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल है बच्चों। ये क्या है? मस्टर्ड ऑयल। इस ऑयल को हम ऑयल कहते हैं। ये अनसैचुरेटेड ऑयल नहीं है, इसके अंदर जो फैटी एसिड्स है ना वो अनसैचुरेटेड है। इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो अनसैचुरेटेड है, इसीलिए ऑयल अनसैचुरेटेड बन जाता है। ठीक है जी। ऑयल के अंदर या अगर कोई आपको चर्बी है, कोई चर्बी का टुकड़ा गोश्त के साथ लगा हुआ है, वो चर्बी सैचुरेटेड नहीं है। चर्बी के अंदर मौजूद जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है।
चलें, अब समझ आ गया। सैचो अनसैचो लिपिड्स नहीं होते, सैचो अनसैचो लिपिड्स के अंदर मौजूद फैटी एसिड्स होते हैं। आई थिंक आप बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स पे, ये मेरे ख्याल आपने टेबल बना लिया होगा। चलें आगे चलते हैं। जहां भी डबल बॉन्ड होता है ना, वहां पे हम लोग डबल बॉन्ड तोड़कर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो अनसैचुरेटेड है, उनमें गुंजाइश होती है। ये भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा 1 मिनट में समझा देता हूं, आपके काम आएगा कभी कभी, ठीक है। जो सॉलिड बन जाता है ना, जो भी चीज है उसके अंदर, इसका मतलब अनसैचुरेटेड कम है, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कि परसेंटेज किसकी ज्यादा है, अनसैचुरेटेड की ज्यादा है या सैचुरेटेड की ज्यादा, ठीक है। ये बड़ी लंबी लंबी डिटेल्स आती हैं, ठीक है, आप अगर उनमें ना ही जाए तो बेहतर है। सैचो अनसैचो का मतलब कि अगर ये एक कार्बन है, ये हम कहते हैं जी सैचुरेटेड कार्बन है, क्योंकि इसके सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं। हम कहते हैं जी ये ये जो है ना अनसैचुरेटेड है। ये क्या है? इसका मैं असल मतलब बताता हूं, आप लिख लें, कभी आपको इंशाल्लाह काम आएगा। क्या मतलब है जी अनसैचुरेटेड का? सिर्फ कार्बन सैचुरेट या अनसैचुरेट कब होता है? सैचुरेट का मतलब होता है कोई गुंजाइश नहीं है। सैचुरेट हर चीज कंप्लीट है, नो गुंजाइश किस चीज की? हाइड्रोजन लगने की, कोई गुंजाइश नहीं है। देखो सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो मजीद हाइड्रोजन नहीं लग सकते। अनसैचो का मतलब अभी गुंजाइश है, मुकम्मल कैपेसिटी फिल नहीं हुई। कहाँ गुंजाइश है? इस डबल बॉन्ड को तोड़कर इधर हाइड्रोजन लग सकते हैं, गुंजाइश बन गई। सो अनसैचो का मतलब है डबल बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन लगाने की गुंजाइश है, इसलिए हम कहते हैं। जिसको समझ आ गया ठीक है, जिसको समझ नहीं आया वो भी ठीक है, ठीक है। ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड होता है जी, बिल्कुल होता है, कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान। एमसीक्यू है, नोट कर लें, कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। पाल्मेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बेटे बता दिया है, जो चीज बता दी है वो दोबारा क्यों पूछ रहे हैं आप लोग। लें जी नेक्स्ट जो है ना आपको मैं समझा रहा हूं वैक्सीज। वैक्सीज मेरा नहीं ख्याल समझाने की ज़रूरत है। वैक्सीज को सिर्फ आप लोग याद कर लें हल्का फुल्का कि दे आर वेरी हाई हाइड्रोफोबिक। इनको मैंने आपको बताया भी है, ये प्लांट्स के अंदर फ्रूट की कवरिंग्स पे होते हैं और एनिमल्स के अंदर ये एक्सोस्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन बोथ इंसेक्ट्स एंड प्लांट की कवरिंग, दोनों जगह पे ये दो काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? दोनों जगहों पे इंसेक्ट्स और प्लांट्स की कवरिंग, फ्रूट्स की कवरिंग, स्टेम की कवरिंग, लीफ की कवरिंग। एक ये यहाँ पे बैठ के इंसुलेशन कर रहे हैं, मतलब जाने नहीं दे रहे पानी को अंदर और बाहर, और एक ये वहाँ पे डैमेज से बचा रहे हैं, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। दो काम कर रहे हैं इंसेक्ट्स के अंदर भी और प्लांट्स की कवरिंग भी। कंपोजिशन अगर आप इनकी देखें तो MCQs में आपने याद रख लेना है कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर जो है ना वो प्रेजेंट होता है। दे कंटेन मैनी कंपाउंड सच एज कीटोन्स, एल्डिहाइड, लॉन्ग चेन अल्कोहल, ईस्टर्स, फैटी एसिड्स वगैरह वगैरह। वो पूरी बुक में एक लाइन है जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल एंड फैट 0.8 होती है, ठीक है। पानी की 1 होती है, सो इसकी 0.8 है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना ये डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। सो इसकी कम है, इसीलिए अगर हम आप ऑयल को पानी में मिक्स करें तो ऑयल ऊपर आ जाता है। चलें, वैक्स की कंपोजिशन आपने कर लेनी है। इसमें स्ट्रक्चर नहीं था, सो मैंने आपको स्ट्रक्चर वाली चीजें मजीद क्लियर करनी है। लें जी, वी आर गोइंग टू फॉस्फोलिपिड्स। बेटे फॉस्फोलिपिड्स आर इक्वल टू, लिख लें, बहुत आसान है, फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस। ये लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, वरना समझ नहीं आना। फॉस्फेटिडिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस को जब हम
मिलाते हैं तो फॉस्फोलिपिड बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल। C25 से C35 ऑड नंबर। बेटे आप इस तरह की एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं, आप कोई क्या नाम है आपका, तैयबा, ठीक है। चीजें बुक में लिखी हुई हैं, बुक की लाइनें तो कम से कम आप खुद कर सकते हैं ना। अब हर एक लाइन तो मैं आपको सिरिलैक की तरह नहीं ना पिला सकता। क्यों बच्चों, थोड़ा ना कोऑपरेट किया करें, स्ट्रक्चर सीखें, मेन कोर कॉन्सेप्ट सीखें। बुक की लाइनें तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। सो मेरा फोकस है कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करना, चीजें को खोल के रख देना, ठीक है जी। A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल तो नहीं ना फिर आप मुझसे पढ़े, ठीक है। वैसे मैंने आपको कुछ कहा नहीं है, मेरा अंदाज है, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ कह देता हूँ। सो आप बेशक माइंड कर लें, लेकिन ख्याल किया करें, ठीक है। कुछ चीज़ें ना मैंने MCQ में सरप्राइज टेस्ट के लिए भी रखी होती है, वो छोड़ दिया करें। अब आपने ये वाला MCQ मेरा खा लिया, ये मैंने टेस्ट में देना था, ये वाला मैंने टेस्ट में देना था MCQ के बच्चों ने बुक की लाइन रीड की भी है कि नहीं की, ठीक है। सो अब मैं वो नहीं दूंगा, ठीक है जी, बिल्कुल। ऑड नंबर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, बुक की लाइन है ना, यकीन किया करें किताब के ऊपर, हमेशा बुक पर यकीन करें, ये समझें, इस पे फोकस करें। ये बच्चे भूलते हैं कि स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर बनाना आपको मैं सिखाता हूँ। देखें बच्चों, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे फॉस्फोलिपिड का, तो पहले आपको फॉस्फेटिडिक समझना पड़ेगा, फिर नाइट्रोजनस बेस समझनी पड़ेगी। तो पहले फॉस्फेटिडिक समझा देता हूं। फॉस्फेटिडिक कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स and 1 molecule of phosphoric acid। बच्चों इन 3 चीजों से मिलकर फॉस्फेटिडिक एसिड बनता है, और फिर बाद में सीरीन, कोई बेस, सीरीन, कोलिन, एथनोलमाइन, कोई भी लग सकती है। बेस जो है कोई भी हो सकती है, एनी बेस जो आप इसमें अटैच कर देंगे। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको बड़ा प्यारा लगेगा। चलिए हम चेक करते हैं, ठीक है। फॉस्फेटिडिक एसिड बनाना सीखते हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड बच्चों बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा ग्लिसरॉल कैसे बनाना है। सो ग्लिसरॉल बनाएं, ठीक है जी, ग्लिसरॉल बनाएं। ग्लिसरॉल कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है, कार्बन नंबर 3। कार्बन 1 के साथ ये ग्लिसरॉल आपका हो गया पूरा, OH, इसका मैं OH अभी फिलहाल यहीं पे आपका लगा रहा हूं। क्या ये ग्लिसरॉल है? पहचानो बच्चों, बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या ये ग्लिसरॉल है? ये वाला मैं जो बनाता जा रहा हूं, टिक लगाता जा रहा हूं। हमारा पहला टारगेट है फॉस्फेटिडिक एसिड बनाना। क्या ये ग्लिसरॉल है बच्चों? इसको पहचानो, जल्दी से पहचानो। इज इट ग्लिसरॉल? यस, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के पहले कार्बन के साथ एट फर्स्ट 2 कार्बन्स फैटी एसिड लगेंगे, पहले कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ। चेक करें, यस इट इज ग्लिसरॉल। पहले कार्बन के साथ एक फैटी एसिड लगा, दूसरे कार्बन के साथ दूसरा फैटी एसिड लगा। जोड़ भी दूं साथ, जोड़ भी दूं, यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, इधर से हाइड्रोजन निकला, पानी निकल गया, इधर से भी पानी निकल गया, जोड़ दिया बच्चों। कार्बन 1 के साथ फैटी एसिड जोड़ दिया, कार्बन 2 के साथ भी मैंने फैटी एसिड जोड़ दिया। क्या 2 फैटी एसिड लग गए? कार्बन 1 पे भी फैटी एसिड लग गया बच्चों, कार्बन 2 पर भी फैटी एसिड लग गया। बच्चों बोलो लग गए, बोलो लग गए। कार्बन 3 के साथ क्या लगाना है? कार्बन 3 के साथ फास्फोरिक एसिड लगाना है, ठीक है जी। 2 फैटी एसिड 2 कार्बन पे लग गए। तीसरे कार्बन पे फर्स्ट 2 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल भी आप लिख लें। एट थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल के साथ फास्फोरिक एसिड लगेगा। फास्फोरिक एसिड कैसे बनाते हैं? फास्फोरिक एसिड बनाते हैं बच्चों P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ये फास्फोरिक एसिड है। कैसे पहचाना? इसका जनरल फॉर्मूला होता है H3PO4। चेक करो, यही है H3PO4, मैंने खोल के लिखा है।
तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं, इसके साथ लगाने का तरीका क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, अभी मैं टिक नहीं कर रहा, मैंने लगाया नहीं है, इसको चेंज कर दो सिर्फ लगाने के लिए, OH इधर ले आओ, H इधर ले आओ, जान के सिर्फ ताकि फॉस्फोरिक एसिड लग जाए। चेक करो अब क्या होगा, एक तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक तरफ से हाइड्रोजन निकल गया, फॉस्फोरिक एसिड भी लग गया कार्बन नंबर 3 पे, टिक लगा दिया, ये आपके पास तैयार है, बोलो फॉस्फेटिडिक एसिड। ये कौन तैयार हो गया, फॉस्फेटिडिक एसिड को मैंने टिक कर दिया, मैंने ग्लिसरॉल भी ड्रॉ किया, 2 फैटी एसिड भी ड्रॉ किए और एक फॉस्फोरिक एसिड भी ड्रॉ किया, सो फॉस्फेटिडिक एसिड टिक। अब क्या रह गया, नाइट्रोजनस बेस रह गई है। नाइट्रोजनस बेस 3 तरह की हो सकती है आपकी बुक में, एक कोलिन की एग्जांपल है, एक आपकी बुक में सीरीन की एग्जांपल है और एक आपकी बुक में एथनोल अमाइन की है। मैं कोलिन लेता हूं जी, इसमें कोलिन लेता हूं। कोलिन का फॉर्मूला है OH CH2 N के साथ 4 बॉन्ड। हालांकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाती है, आपकी बुक में मिथाइल थराइस लिखा होगा ऐसे, मिथाइल थराइस मैंने खोल के लिखा है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती है आमतौर पर, लेकिन जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगी तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नाइट्रोजनस बेस है, ये भी साबित हो गया कि ये नाइट्रोजनस बेस है। इसके 4 बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस इधर खींचे हुए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये नाइट्रोजनस बेस है, इसका नाम है कोलिन और इसका नाम क्या है बच्चों, फॉस्फेटिडिक एसिड। अब फॉस्फेटिडिक एसिड और कोलिन को मिलाएंगे तो आपका फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो मिलाओ, OH इधर भी है, OH इधर भी है, सो ऑक्सीजन की मदद से ये भी मिल जाएंगे। कॉमन सेंस। नाउ यू आर सक्सेसफुल इन मेकिंग फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अब ये मिल चुके हैं, अब ये बन चुका है फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इस फॉस्फेटिडाइल कोलिन का शॉर्टकट नेम है लेसीथिन। इधर कोलिन के अलावा सीरीन भी लग सकती थी, एथनोल अमाइन भी लग सकती थी। ये आपका मौजूद है फॉस्फोलिपिड। सो मैंने बेस लगा दी, बेस को टिक कर दिया। जैसे ही बेस लगी, बेस किसके साथ लगती है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ लगती है। बेस लगने के बाद फॉस्फोलिपिड तैयार, फॉस्फोलिपिड तैयार। ठीक है बच्चों, चेक किया कैसे फॉस्फोलिपिड बनाया, इसको बार बार देखिएगा इंशाल्लाह आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि हेड और टेल कैसे बनाते हैं फॉस्फोलिपिड की। इसी फॉस्फोलिपिड के ग्लिसरॉल को अगर मैं ऐसे लिटा दूं, ऐसे लिटा दूं, देखें अगर मैं ऐसे ग्लिसरॉल को लिटा दूं, ये मैंने लिटा दिया है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। 1 और 2 की जो चेन थी वो फैटी एसिड्स वाली थी। सो ये एक चेन है फैटी एसिड वाली, ठीक है जी, फैटी एसिड की एक चेन है। इसको सीधा कर लें थोड़ा सा, सीधा नहीं हो रहा, ओ हो जा सीधा, अब ठीक है। कार्बन 1 के साथ एक फैटी एसिड लगाया, फैटी एसिड। फिर कार्बन 2 के साथ एक फैटी एसिड लगाया, और अगर ये अनसैचुरेटेड है तो ये यहां से टेढ़ा हो जाएगा। अगर ये अनसैचुरेटेड है मीन जहां डबल बॉन्ड होगा ना वहां से ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी। यहां डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। सो मैंने ऐसे कर दिया, इसको लिटा दिया, पहले ही ऐसे इसको टेढ़ा कर दिया, डबल बॉन्ड की वजह से टेढ़ा हो गया। ये फैटी एसिड नंबर 2 है, फैटी एसिड नंबर 2 जो कार्बन 2 पे लगा है। कार्बन 3 पे क्या लगा है, ऊपर की तरफ फॉस्फेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। फॉस्फेट को मैं लिखता हूं फॉस्फेट, PO4 लिख दें, चलो नहीं बल्कि इसको पूरा फॉस्फेट लिख दें, फॉस्फेट। फॉस्फेट के इस तरफ कौन लगा हुआ है, N बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो ये आपका बन गया हेड और ये आपकी बन गई टेल। सो हेड इज फॉस्फेट कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट है देखें, और टेल इज फैटी एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोफोबिक। इसी को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे किया तो आपका हेड टेल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया।
ठीक है बच्चों, चेक करें क्या यही ये ग्लिसरॉल था ना, ऐसे बना हुआ था पहले, ये कार्बन 1 2 3 मैंने टेढ़ा कर दिया, ये वाला इधर आ गया, ये भी इधर आ गया। जो सीधा है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसकी टांग टेढ़ी है वो अनसैचो है। फॉस्फेट ग्रुप हेड में है तो वो हाइड्रोफिलिक बन गया क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। और उसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक बना देते हैं। सो मैंने इसको ऐसे कर दिया। यस, हेड इज पोलर ड्यू टू फॉस्फेट, हेड इज पोलर ड्यू टू फॉस्फेट एंड टेल इज नॉन पोलर ड्यू टू फैटी एसिड। लिख देते हैं पोलर हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। सो इसको ऐसे करके मैंने आपको ये बॉन्ड बनाना सिखा दिया। अब आपको हर चीज क्लियर है। एमसीक्यूज क्या हैं जी? एमसीक्यूज ये हैं, कार्बन 1 से कौन लगा हुआ है, कार्बन 2 के साथ क्यों लगा हुआ है, ये टेढ़ी क्यों हुई है, वजह बतानी है। हेड क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है। टेल क्या है, 2 टेल्स हैं, 2 टांगे हैं, पोलर है कि नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। ले जी लास्ट चीज रह गई, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, टर्पिनॉइड्स। बस एक चीज याद रखें, टर्पिनॉइड्स की कंपोजिशन याद नहीं करनी, टर्पिनॉइड्स की कंपोजिशन नहीं याद करनी, बस एक चीज याद करनी है कि टर्पिनॉइड जिन यूनिट से मिलकर बनता है उनको आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स कहते हैं। एग्जाम्पल रबड़, जिससे हम मिटाते हैं ना, वो रबड़ है, स्टीरॉइड है, टर्पीन है, कैरोटिनॉइड है, ये इसी टर्पिनॉइड की एग्जांपल है। अच्छा, इस यूनिट को समझाने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, ऐसे टर्पिनॉइड आइसोप्रिनॉइड यूनिट से मिलकर बनते हैं बस। और जब ये यूनिट मिलते हैं तो दीवार बना देते हैं। मीन टर्पिनॉइड की कोई एग्जांपल बना देंगे या रबड़ बना देंगे। मीन जब मिलेंगे कॉन्डेंस होंगे, रबड़ बना देंगे, टर्पिनॉइड बना देंगे, कैरोटिनॉइड बना देंगे, कुछ भी टर्पिनॉइड की एग्जांपल में से ये बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। सो मेन एमसीक्यूज इसमें से, अगर दोनों फैटी एसिड अच्छा ये क्या है जी, अगर दोनों फैटी सैचुरेटेड, अच्छा ये वाले अगर दोनों सैचुरेटेड हो तो ये दोनों टांगे सीधी होंगी। तो सिंपल है, दोनों टांगे ये वाली सीधी होंगी। ठीक है। अगर दोनों अनसैचो हो तो दोनों टेढ़ी होंगी। ठीक है जी, एक ताकि दोनों आपको बता दिया। सो यहाँ पे क्या याद रखना, सिर्फ आइसोप्रिनॉइड यूनिट बिल्कुल ऐसे है जैसे दीवार की ईंटें होती हैं। सो टर्पिनॉइड की ये ईंटें हैं जिनसे मिलकर टर्पिनॉइड बनते हैं, इनसे रबड़ बनती है, कैरोटिनॉइड इनसे मिलकर बनते हैं, हर चीज़ जो मज़ेदार सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो लिपिड्स इज़ वेरी स्ट्रक्चर मैंने जो मज़ेदार से सिखाए हैं आपको, यकीन मानना इसमें इतने एमसीक्यूज छुपे हुए हैं कि इस कार्बन पे क्या अलग है, इस पे क्या अलग है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये बताया आपको, हर चीज़ खोल खोल के समझाई है। इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आई होगी। सो मैसेज कर दें जी, कमेंट कर दें क्लियर है तो टेस्ट स्टार्ट करें आपका। बच्चों इज इट क्लियर? हाँ जी बच्चों, इज इट क्लियर? ये वही फॉस्फोलिपिड्स हैं हेड टेल वाले जिनको मैंने सेल मेम्ब्रेन में बनाया था, ऐसे सेल मेम्ब्रेन में बनाया था ना, ऐसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सो फॉस्फोलिपिड की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। सेल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है जी, मेम्ब्रेन के अंदर इनकी क्या होती है, लिपिड बाइलेयर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर, किसके अंदर, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर। हाँ जी बच्चों, ठीक है जी। बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, क्या लिखा है जी सर? सेकंड अनसैचुरेटेड कैसे है? देखें, जो फैटी एसिड्स लगा हुआ होगा हमने वो देखना है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। अगर सैचो लगा हो तो सीधा है, अगर अनसैचो लगा हो तो टेढ़ा हो जाएगा। सर उससे स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बेटे, स्ट्रक्चर बल्कि ज्यादा ठीक हो जाएगा। चलें जी, क्लियर बच्चों? अनसैचुरेटेड कैसे है, वो लगी हुई है, उस पे प्रेजेंट है, अकर करती है। ओके बच्चों, क्लियर है? तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल नेक्स्ट बल्कि मंडे को। आज आपका टेस्ट भी है, टेस्ट की तैयारी अच्छे से आपने करनी है। शाम को आपकी तैयारी करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह तैयारी करके 6 बजे टेस्ट दीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता टाइम भी हम टेस्ट का कम कर देंगे। स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, बड़े खोल के समझाए हैं, दिल से समझाए हैं, यकीन करें। ऐसे मैं आमतौर पे नहीं समझाता। ठीक है, तो दुआ भी कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला मैं आपको इसी तरह अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं आपको इस तरह मजीद स्ट्रक्चर खोल खोल के समझा। और कॉमन चीज़ें बुक से काइंडली खुद पढ़ लिया करें। ठीक है जी।
जी बुक में देखो ओलिक एसिड बेंटेल है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, कल मिलते हैं, मुझे इजाज़त दें। मंडे को मिलेंगे, आज की टेस्ट की तैयारी करें, मंडे को टेस्ट को डिस्कस भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।